जब मार्क जुकरबर्ग और मुकेश अंबानी हाथ मिलाते हैं तो पूरी दुनिया की नज़र उस डील पर होती है। बीते कुछ समय में यही हुआ है जब मेटा ने रिलायंस के साथ गुजरात में एक बहुत बड़ा लगभग 168 मेगावाट का एआई सेंटर बनाने के लिए पार्टनरशिप किया है। लेकिन इसी शोर शराबे के बीच मेटा ने चुपके से भारत की एक ऐसी छोटी कंपनी के साथ भी डील साइन कर ली है जिसके बारे में 99% रिटेल इन्वेस्टर को पता ही नहीं है। और इस खबर के आते ही उस कंपनी के स्टॉक एक ही दिन में 15% से ज़्यादा रॉकेट हुए थे। आज हम उसी हिडन कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। इस कंपनी का नाम है क्लीन मैक्स इनवर्न एनर्जी सॉल्यूशन। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी टेक जॉइंट मेटा को इस मिड कैप कंपनी में ऐसा क्या दिख गया कि वो इसके साथ डील करने के लिए राजी हो गए हैं। तो चलिए समझते हैं। दोस्तों, असल में मेटा और क्लीन मैक्स के बीच लगभग 900 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को लेकर एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन हुआ है। मेटा का क्लाइंट बनना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। मेटा इस कंपनी का सबसे पहला बड़ा क्लाइंट नहीं है। इसके पोर्टफोलियो में पहले से ही इसे कई नाम शामिल हैं जो कि बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन एक मिनट, क्या सिर्फ बड़े क्लाइंट्स का नाम देखकर अपने इस स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप स्टॉक मार्केट का सबसे बड़े खतरनाक जाल में फंसने वाले हैं। चलिए इसको समझते हैं कि कैसे आप फंस सकते हैं। देखिए, जब आप एक नया स्मार्टफोन बाय करते हैं तो आप सिर्फ उसका कैमरा देखकर नहीं लेते हैं। आप उसकी बैटरी, प्रोसेसर, स्टोरेज और डिस्प्ले सब कुछ कंबाइंड चेक करते हैं। वैसे ही किसी भी कंपनी को स्टडी करते वक्त सिर्फ उसके क्लाइंट्स नहीं देखे जाते हैं, बल्कि उसकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, प्रमोटर होल्डिंग, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको देखकर आप कंपनी का ओवरऑल बिजनेस मॉडल को डिसाइड करते हैं। तो आखिर क्लीन मैक्स करती क्या है और यह पैसे कैसे कमाती है? सिंपल शब्दों में कहे तो क्लीन मैक्स भारत की एक लार्जेस्ट कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइडर है। पिछले 15 सालों से यह कंपनी सोलर और विंड पावर जनरेट कर रही है, लेकिन यह हमारी और आपकी तरह आम घरों को बिजली नहीं देती है और न ही यह सरकार को बिजली बेचती है। इनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट ज्वाइंट्स, बड़ी फैक्ट्रियां और टेक ज्वाइंट, डेटा सेंटर्स, इनको बिजली देने में होता है। यह कंपनियों के छतों पर जो सोलर पैनल्स होते हैं उसको इंस्टॉल करने का काम करता है और उसके साथ साथ जो बड़े बड़े ग्रीन एनर्जी फार्म सेटअप होते हैं उसका काम भी यही करती है और सीधे उन कंपनियों को बिजली सप्लाई करती है। बीच में कोई भी किसी भी प्रकार का मीडिएटर नहीं होता है, यानी कि नो गवर्नमेंट इंटरफेस, सीधा बिजनेस टू बिजनेस कैश फ्लो होता है। लेकिन यह कंपनी अपनी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से लाती है? इसमें आप देखेंगे कि जो रिन्यूएबल एनर्जी पावर है उसके सेल से लगभग 75 से 80% इनका ओवरऑल बिजनेस चलता है और बाकी जो 20 से 25% है वह मेंटेनेंस और जो ईपीसी सर्विस होता है, मतलब कि जो सोलर प्लांट्स वगैरह लगाए जाते हैं उसमें जो मेंटेनेंस वगैरह का काम होता है, वहाँ से यह 20 से 25% तक अपने रेवेन्यू को जनरेट करते हैं। क्लीन मैक्स की टोटल कमाई का 75 से 80% हिस्सा सीधे तौर पर पावर सेल से आता है, जो कि लॉन्ग टर्म पीपीए के अंतर्गत लॉक होता है, यानी कि अगले कई सालों तक इनकी कमाई फिक्स होती है। बाकी 20 से 25% उसी को मेंटेनेंस और सर्विसेज से आती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनका टोटल क्लाइंट में से 70% क्लाइंट्स रिपीटेड हैं, यानी कि एक बार जो इनके पास आया वह कहीं और नहीं जाता है। इनके क्लाइंट के लिस्ट पर आप नज़र डालेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि इनके क्लाइंट्स है गूगल, एप्पल, अमेजॉन, सिस्को, टोयोटा, ओस्का गैस और इस लिस्ट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि छोटी मोटी हैं और इन छोटी मोटी कंपनियों के साथ मेटा कंपनी का भी नाम जुड़ गया है। कमाल की बात यह है कि इनकी टोटल जो पावर कैपेसिटी है उसका 43% हिस्सा सीधा डेटा सेंटर्स को ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे तेजी से जो सेक्टर आजकल ग्रोथ कर रहा है वह डेटा सेंटर और एआई ही है। तो जैसे जैसे ये सेक्टर ग्रोथ करेगा इनका बिजनेस भी धीरे धीरे वैसे वैसे बड़ा होता जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है, दुनिया के सबसे बड़े क्लाइंट्स है और ऊपर से एआई और डेटा सेंटर्स जैसे शब्द इसमें जुड़े हुए हैं। सब कुछ परफेक्ट लग रहा है ना? लेकिन यहीं पर आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जो कि आपको इस शेयर से दूर रहने पर मजबूर कर देगा। हालांकि यह एक मिड कैप कंपनी है और पावर सेक्टर में काम करती है, तो भारी भरकम कर्जा होना लाजमी है। कंपनी के पास लगभग 4500 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व अभी तक सेफ है, लेकिन इसके ऊपर लगभग 11,000 करोड़ का लॉन्ग टर्म कर्ज भी है।
जो कि पहले 5,000 करोड़ हुआ करता था, फिर 7,000 हुआ और अब के समय में 11,000 करोड़ का भी पार जा चुका है। फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी पिछले 2 सालों से लगातार नेट लॉस में चल रही थी। हालांकि पिछले साल इसने रिकवरी दिखाई और इस साल इसका प्रॉफिट लगभग 86 करोड़ के आसपास बढ़कर हो चुका है। लेकिन असली रेड फ्लैग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में है। प्रमोटर के पास लगभग 49% स्टेक है, FIIs के पास 29% और DIIs के पास 15% है और आम पब्लिक के पास 6% भी नहीं है, यानी कि एक इंस्टीट्यूशन हैवी स्टॉक है। पर सबसे बड़ी चिंता यह है कि मार्च तिमाही में प्रमोटर ने अपने जो 20% स्टेक हैं उनको एक तरह से गिरवी रख दिया है, प्लेजिंग कर दिया है। अगर मार्केट में कोई भी बड़ा क्रैश आता है तो यह गिरवी रखे शेयर कंपनी के लिए यह गले की हड्डी बन सकता है। और इससे भी बड़ा रिस्क है रेगुलेटरी रिस्क। भले ही अभी के समय में जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है उसमें सरकार ने ढील दे रखी है, लेकिन सरकार का एक फैसला पूरे के पूरे बिजनेस मॉडल को बदल के रख सकता है। याद है ना, जो IEX एनर्जी थी उसके साथ किया हुआ है। कंपनी शानदार चल रही थी, लेकिन जैसे ही सरकार ने मार्केट कपलिंग और सुपर एक्सचेंज की बात की, स्टॉक में अचानक से इतनी ज़्यादा गिरावट को देखा गया है कि वह अभी तक रिकवर नहीं कर पाया है। ठीक वैसा ही खतरा हर उस कंपनी के साथ होता है जो कि रेगुलेटेड सेक्टर्स में काम करता है। मतलब कि जब तक गवर्नमेंट उस सेक्टर के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रही है तब तक वह सेक्टर खूब धूम तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन जैसे ही सरकार का इस पर नजर आएगा वह स्टॉक में तेजी के साथ साथ उतनी ही ज्यादा गिरावट देखी जाएगी। तो दोस्तों, इसका बॉटम लाइन क्या है? मेटा के साथ डील होना इस कंपनी का बिजनेस मॉडल और इसकी क्रेडिबिलिटी को शो करता है, लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर कभी भी सिर्फ हेडलाइन देखकर बाय या फिर सेल नहीं करता है। भारी जो इसमें डेप्ट है, प्रमोटर की प्लेजिंग होती है, जो गवर्नमेंट्स की जो नीतियां होती हैं, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एनालिसिस करना होता है। दैट्स इट। एंड यह वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए था, ताकि आप समझ सके कि जो बड़ी डील्स के पीछे कैसे जो डेप्थ एनालिसिस करनी होती है उसको किया जाता है। अगर आपको इसी एनालिसिस से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।